इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 2 से देखते हैं। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने देखा था कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन जो भी बोल रहे थे डब्ल्यू.बी. येट्स के बारे में, वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे। वो उन्हें सामने से कुछ भी संबोधन नहीं कर रहे थे, संबोधित उन्हें नहीं कर रहे थे। लेकिन इस सेक्शन में हम देख रहे हैं कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन डायरेक्टली डब्ल्यू.बी. येट्स से बात करते हैं। उन्हें जो कहना है वो डायरेक्टली उन्हें कह रहे हैं। तो हम देखते हैं। You were silly like us. Your gift survive it all. The perish of rich woman, physical decay, yourself. आप जब अपने दोस्त से बात करते हो तो आप उससे कहते हो ना कि अरे यार तू एकदम पागल है, तो आपका दोस्त बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता ना। ठीक उसी तरीके से डब्ल्यू.एच. ऑडेन ने यहाँ पे सिली कहा है, सिली लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन डब्ल्यू.बी. येट्स को अपने दोस्त के समान मानते थे, क्योंकि वो दोनों पोइट्स थे और डब्ल्यू.एच. ऑडेन के टाइम पे ही डब्ल्यू.बी. येट्स थे। तो वो जिस तरीके से अपने दोस्त से बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से वो डब्ल्यू.बी. येट्स को संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम हम सब की तरह पागल थे। हम पोइट्स जैसे पागल हैं ना, ठीक उसी तरीके से तुम पागल थे। तुम्हारी जो गिफ्ट थी वो सब कुछ सरवाइव कर गई। किस तरीके की गिफ्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं? डब्ल्यू.बी. येट्स की जो गिफ्ट थी वो थी उनकी लिखने की एबिलिटी। वो जो लिखते थे, वो उनके जो पोएम्स थे वो थी उनकी गिफ्ट। तो पोइट वही कह रहे हैं कि तुमने जो भी लिखा, तुम्हारी जो गिफ्ट थी लिखने की, वो सब कुछ सरवाइव कर गई, सब कुछ को सह लिया। किस चीज़ को सह लिया? द पेरिश ऑफ रिच वुमेन। पेरिश का मतलब होता है इलाका। तो आपको पता होगा कि डब्ल्यू.बी. येट्स एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम था मॉड गॉन। उनको वो पसंद करते थे और उन्होंने उन्हें 4 बार प्रपोज़ किया था शादी के लिए, लेकिन चारों बार उन्हें रिजेक्शन मिला और आखिरकार मॉड गॉन ने किसी और से शादी कर ली। तो आप समझ सकते हो कि डब्ल्यू.बी. येट्स के ऊपर क्या बीती होगी। तो वही पोइट कह रहे हैं कि जो अमीर महिलाएं थी, ऑब्वियसली मॉड गॉन के बारे में बोल रहे होंगे, तो अमीर महिलाएं जो थीं उनके इन्फ्लुएंस में आकर, उनके प्रभाव में भी आकर तुम्हारी जो पोइट्री की कला थी तुमने वो छोड़ा नहीं, तुमने उसे कंटिन्यू किया और तुम्हारी पोइट्री अभी भी सर्वाइव कर रही है। वो डब्ल्यू.बी. येट्स की जो फिज़िकल डिके थी, यानी उम्र के साथ जो उनके शरीर काम करना बंद कर रही थी, जवाब दे रही थी उनकी शरीर, उसके बावजूद डब्ल्यू.बी. येट्स की जो पोएम थी, उनके पोएम को कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वो चले गए डब्ल्यू.बी. येट्स इस दुनिया से, लेकिन उसके बावजूद उनके पोएम्स तो हैं ना। तो वही पोइट बोल रहे हैं, जो तुम्हें मानसिक तकलीफ़ मिली और जो शारीरिक तकलीफ़ हुई तुम्हें ओल्ड एज आने के कारण, उन सब से तुम्हारी जो पोइट्री थी वो सरवाइव कर गई। इन सब के बावजूद तुम्हारी पोइट्री को कोई भी असर नहीं हुआ, वो अभी भी ज़िंदा है और सरवाइव कर रही है, जीवित है। मैड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोइट्री। Now Ireland has her madness and her weather still. जैसा कि आपको पता होगा कि डब्ल्यू.बी. येट्स आयरलैंड के थे। तो जब वो इस दुनिया में थे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उसी टाइम पे आयरलैंड में बहुत सारे नेशनलिस्ट लोग उभरे थे जो चाहते थे कि इसी वक्त, इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही उन्हें ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिल जाए, वो एक इंडिपेंडेंट देश हो जाए। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिले। लेकिन जो नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने अपना काम जारी रखा और उन्होंने जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की थी, उसके बाद क्या हुआ ना कि ब्रिटिशर्स ने उन सभी नेशनलिस्ट को पकड़ लिया और सूली पे चढ़ा दिया। डब्ल्यू.बी. येट्स इस बात से काफ़ी दुखी हुए और उन्हें लगा था कि जितने भी लोग हैं आयरलैंड के, उन सबको मिलकर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन सारे लोगों ने खुद ही आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो कोई कह रहा है कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। वो सब एक साथ मिलकर एक साथ लड़ते ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, तभी तो उन्हें आज़ादी मिलती। तो जो लोग जिन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन नेशनलिस्ट लोगों को, तो उनकी याद में डब्ल्यू.बी. येट्स ने एक पोएम लिखी थी और उन्हें लगा था कि इस पोएम के थ्रू वो लोगों को समझा पाएंगे कि उन्हें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। लेकिन लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं उन्होंने किया, वो आपस में ही लड़ते रहे। तो ये जो लोग थे, जो पागल हो गए थे, आयरलैंड के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसकी वजह से डब्ल्यू.बी. येट्स को काफ़ी दुख हुआ था। इसी कारण उन्होंने पोइट्री लिख दी।
उन्होंने कविता लिखी। और आगे पोइट कह रहे हैं कि आयरलैंड पहले जितना पागल था वैसा ही पागल अभी भी है, उसका मौसम बिल्कुल ही वैसा ही है। जब W.H. ऑडेन ये पोएम लिख रहे हैं उस वक्त क्या हुआ था कि आयरलैंड को इंडिपेंडेंस तो मिल गया था, लेकिन वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, और जहाँ पे उन दोनों हिस्सों का जो बॉर्डर था उस बॉर्डर के ऊपर लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, मर रहे थे। तो वही पोइट कह रहे हैं कि पहले जितने पागल थे लोग अभी भी उतने ही पागल हैं, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। मतलब सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं है, उस वक्त नहीं थी पर अभी है। W.H. ऑडेन ने जब ये पोएम लिखी थी उस वक्त नहीं थी, लेकिन कई सालों के बाद उसके बाद सभी लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वो ऐसे लड़ते नहीं रह सकते। तो अभी शांति है, लेकिन W.H. ऑडेन ने जब ये लिखा था तो उस वक्त लोग बिल्कुल पागल हो चुके थे और एक दूसरे को मारने काटने के ऊपर तुले हुए थे। फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन। इससे पहले W.H. ऑडेन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि W.B. यीट्स ने जो पोएम लिखे थे उससे आयरलैंड के लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। तो आगे वो तर्क दे रहे हैं कि पोइट्री का ये काम है ही नहीं कि लोगों के अंदर कोई बदलाव ला सके या समाज के अंदर कोई बदलाव ला सके। जैसे कि W.B. यीट्स ने कविता लिखी ताकि आयरलैंड के लोग एकजुट होकर अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, तो क्या हर आदमी उनकी कविता पढ़कर एकजुट हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपने ही एक कविता लिख दी कि विश्व के जितने भी लोग हैं एक साथ मिलकर शांति से अपना जीवन जिए, तो क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लोग कहीं ना कहीं हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि एक पोयम लोगों में या फिर समाज में सुधार नहीं ला सकता है, कविता का वो काम होता ही नहीं है। तो फिर कविता है क्या? इसका जवाब पोइट आगे के लाइंस में दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, इट सर्वाइव्स in the valley of its making, where executives would never want to tamper, flows on south from branches of isolation and busy grief। देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर से पोइट ने कुछ बताने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि कोई पानी जो कि एक घाटी में ओरिजिनेट करता है, जहाँ पे जन्म लेता है, उस घाटी में वो बहते रहता है, और उस घाटी में बहुत सारी चीज़ें होंगी ना जो उस पानी को कंट्रोल करती होंगी, जैसे कि पत्थर, रोड़े, जो भी उसके फ्लो में, उसके बहाव के बीच में आते होंगे। तो वो सारे क्या हैं? वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी उस पानी को कंट्रोल करने वाले हैं। लेकिन ये जो पानी को कंट्रोल करने वाले जो भी पत्थर होते हैं, क्या वो पानी के स्वरूप को बदल देते हैं? यानी पानी पानी ना रहकर कुछ और बन जाता है? नहीं, पानी पानी ही रहता है। वही पोइट कह रहे हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसको कंट्रोल करने वाले हैं, वो उस पानी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। भले ही वो उसके बीच में आ जाते हैं, लेकिन पानी बहती रहती है, उसे जहाँ से रास्ता मिलता है वो वहाँ से बहती रहती है, और पानी का वही स्वरूप रहता है, वो बहती रहती है अपने रास्ते। अब आपको पता होगा कि कोई भी पानी किसी पहाड़ से निकलती है तो वो न जाने किस किस रास्ते से होकर गुज़रती है। ऐसे ऐसे रास्तों से गुज़रती है जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जाने का। वहाँ पे ब्रांचेस का तो मतलब होता है कि एक बड़ा सा मैदान, तो एक ऐसे मैदान में बहती है ये पानी, वहाँ तक चली जाती है जो बिल्कुल एकांत में है, वहाँ पे कोई और जाने की कोशिश नहीं करता। अब इस चीज़ को आप पोइट्री के साथ कैसे कनेक्ट करोगे? अब आप सोचो कि किसी भी पोइट ने एक पोइट्री लिखी, एक कविता लिखी, तो उस कविता को आपने पढ़ा तो क्या आप एकदम से मोटिवेटेड हो जाते हो कि इसमें जो पोइट ने लिखा है इस कविता में, वो चलो वही चीज़ हम करते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। जैसे कि आप मान लो बहुत ज़्यादा आप हताश हो, आपने एक कविता पढ़ी, तो वो कविता आपको मोटिवेशन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, लेकिन एक काम तो वो ज़रूर करेगी, आपको कहीं ना कहीं भीतरी खुशी ज़रूर देगी वो कविता आपको। जैसे कि एक फील्ड है जो बिल्कुल एकांत में है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर पानी बहती है तो वो कहीं ना कहीं वो मैदान खिल उठता है। ठीक उसी तरीके से कविता भी वैसी ही है। आप बहुत ही हताश हो, परेशान हो, कहीं आप पहाड़ पे ही क्यों ना बैठे हो, कोई नहीं है आपके आसपास, लेकिन आप कविता जब पढ़ते हो तो वो कविता आपके मन के अंदर बहने लगती है। यानी कि जहाँ पे
कोई नहीं पहुंच सकता वहां भी कविता पहुंच जाती है। और वो है आपका मन। आपके मन के अंदर कविता बस जाती है, आपके मन के अंदर वो हलचल करने लगती है, आपको मन ही मन कहीं ना कहीं वो सुकून देने लगती है। यहाँ पे एक वर्ड है बिजी ग्रीव्स। इसका क्या मतलब होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव में आप जी रहे हो, आप हमेशा आपके जीवन में कहीं ना कहीं हमेशा आपको तकलीफ़ होती रहती है, आपको किसी न किसी बात पे। तो उस वक्त ये जो कविता है वो आपको थोड़ी देर के लिए शांत ज़रूर कर देती है, आपके मन को शांति प्रदान ज़रूर करती है। रॉ टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाई इन, इट सर्वाइव्स। अब ये देखिए हमारे इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है। हम कुछ सोच लेते हैं, हम बिलीव कर लेते हैं किसी चीज़ में, और हम उस चीज़ को अपने जीवन का एक मोटिव बना लेते हैं कि हमें जीवन में यही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इसमें बिलीव करते हैं, और ये जो हम चाहते हैं कि हम करें अपने जीवन में, ये क्या होता है, ये हमारी ख्वाहिश होती है। ऐसी ख्वाहिश जो रॉ है यानी कि जो अधूरी है, अभी भी कच्ची है, हम उसे पूरे जीवन भर अपना दे देते हैं कि हम उस ख्वाहिश को पूरा कर सके। वो कच्ची है तो उसे पक्का कर सके, यानी पूरा कर सके, उसमें हम अपनी जीवन लगा देते हैं, और वही चीज़ करते करते हम मर जाते हैं। चाहे हम वो चीज़ अचीव करें या ना करें, लेकिन हम वो करते करते उस रास्ते के ऊपर चलते चलते हम मर जाते हैं। लेकिन ये जो पोइट्री होती है ये तब भी जीवित रहती है, यानी इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा जैसी पहले थी वैसे ही वो जीवित रहेगी। आखिरी में पोएट एक और लाइन कह रहे हैं, अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ। अब आपको ऊपर से कुछ ना समझ में आया हो कि पोइट्री क्या होती है, तो वो एक सिंपल लाइन में वो बता रहे हैं कि पोइट्री एक तरीका होती है कोई भी चीज़ करने की, एक माउथ की तरह। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आपकी कोई मंजिल है, तो उस मंजिल तक जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, और आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अगर आप उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, बिना ये सोचे कि मैं वो मंजिल अचीव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये बिना सोचे आपको एक रास्ता अपनाना पड़ेगा ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे पाते हो कि नहीं। ज़रूरी तो ये होता है कि आपने कोशिश तो की, आपने कहीं से तो शुरुआत की। तो वही पोएट कह रहे हैं कि एक कवि के लिए क्या हो सकता है। एक कवि चाहता है कि वो अपने समाज में कुछ सुधार ला सके, तो उसको सुधार लाने के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो उस कवि के पास क्या रास्ता होता है जिसके थ्रू वो समाज में कुछ बदलाव ला सकता है, या फिर समाज में कोई बुराई हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है? उसके पास तरीका होता है उसकी कविता का। वही उसके पास एक रास्ता होता है जिसके थ्रू वो अपनी बात रखता है। वो जानता है कि हो सकता है कि उसकी कविता के वजह से समाज में कोई भी सुधार ना आए, लेकिन उसके बावजूद ये बिना सोचे कि सुधार आएगा कि नहीं आएगा, वो अपनी बात रखता है। वो कहीं ना कहीं से अपनी आवाज़ उठाता है, और वो तरीका होता है पोएम लिख के। तो एक कवि के लिए उसकी कविता ही एक ज़रिया होता है, एक रास्ता होता है अपनी बात कहने का। समाज में कुछ बुराई हो रहा है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का।